चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए कि शिक्षक का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा और महत्व क्या है। शिक्षक का अर्थ क्या है हम पहले ये जानते हैं। सभी को जानना चाहिए कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसकी जितनी गरिमा गाई जाए या बताई जाए या परिभाषित या महत्व दी जाए उतना ही ये कम है। देखिए शिक्षक को किस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया है, इसको देखिएगा। हम बात करते हैं कि शिक्षा की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम शिक्षक को अगर हम बात करें, बेसिकली हम किसी गुरु को जानते हैं, तो सभी को ये जानना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी किसी भी एज का हो, उसको ये जानना चाहिए कि शिक्षा जो शब्द है वो है क्या। शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिससे क्या होता है, किसी की गरिमा की महिमा मंडल गाई जा सकती है या फिर बताई जा सकती है, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है, उसके महत्व का जिक्र किया जा सकता है। उतना ही कि अगर हम बात करें कम ही से ही कम उसके बारे में हम समझें या कहें उसके बारे में हम कुछ चर्चा करें, या हमें उसके बारे में इतना ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षा शब्द क्या है या शिक्षक है क्या, शिक्षक का वास्तविक अर्थ क्या है। ये अगर हम यहाँ पर देखिए, शिक्षक हर प्राणी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहावत भी आपने सुनी होगी, गुरु बिन ज्ञान ना ना होई। देखिए एक जो गुरु होता है, गुरु के बिना हम शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर गुरु के बिना किसी विद्यालय की आप कल्पना नहीं कर सकते हो, या कहें अगर किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो वो विद्यालय अपूर्ण माना जाएगा। चाहे वहाँ पर छात्र हो, पाठ्यक्रम हो, मगर शिक्षक नहीं है तो वो सर्कल कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर हम शिक्षक की अगर जब बात करते हैं तो शिक्षक के बारे में हम जितना भी कहें वो उतना कम है। और शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रकाश की भांति होता है, जो खुद जलता है मगर दूसरों को क्या करता है, प्रकाशमय करता है। वो क्या होता है, वो बाती की तरह जलता रहता है, खुद जलता रहेगा वो, मगर क्या करता है, संसार को प्रकाशवान करता हुआ जाता है। तो इसी में ये कहावत है कि गुरु बिन ज्ञान ना होई। तो गुरु के बिना आप ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते हो। अगर हम भगवान बुद्ध की भी बात करें, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, शिष्यों को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पूरे संसार को ज्ञानवान करने के लिए, ज्ञान के बारे में बताने के लिए अपने अपने शिष्यों को कहीं हम कहें, चाहे आपके नेपाल से लेके तिब्बत हो गए, चाइना हो गया, अलग अलग पश्चिमी देशों में की बात करें या मध्य यूरोपीय देशों में भी, हर जगह उन्होंने भेजे। क्योंकि ज्ञान का क्या करना था, प्रसार प्रसार। अब ज्ञान का प्रसार प्रसार कौन कर सकता है, वो गुरु कर सकता है। हमने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जा रहे हैं ना कि गुरु के बिना कोई भी ज्ञान की आप सोच ही नहीं सकते। अब ये कहता है कि इस उक्ति के ये जो दोहा है, इससे शिक्षक शब्द के चरित्र का चित्रार्थ करता किया जा सकता है कि जो ये शब्द है कि गुरु बिना ज्ञान ना नहीं हो सकता है, तो जो ये एक छोटा सा शब्द है, इसी से गुरु की जो महिमा मंडल है उसका पूरा क्या हो सकता है, गान किया जा सकता है। उसके चरितार्थ को कभी भी ज़्यादा चरितार्थ नहीं किया जा, जितना कहा जाए उतना कम है। गुरु कितने महान होते हैं कि बिना गुरु को किसी को ज्ञान नहीं मिलता। देखिए गुरु का किसी के जीवन में कितना ज़्यादा महत्व होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको अर्थ से फर्श से अर्थ तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो एक गुरु ही करता है। अगर देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी सी बड़ी जो परीक्षा है, अगर कोई बच्चा उसे क्रैक कर रहा है तो वो बिना गुरु के संभव नहीं है। वो बच्चा कितना भी स्वयं पढ़ ले, अंततः गत्वा अगर हम बात करें तो गुरु की शरण में जाना ही होता है। उसको अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, समझना है, अपना आगे के जीवन का मार्गदर्शन करना है, क्या सही है क्या गलत है, किस राह को चलना है, कौन से राह मेरे जीवन के लिए सफल होगी, तो वो जो पूछा जा सकता है वो अपने गुरु से पूछ सकता है। वो गुरु हमेशा क्या करता है, उससे सही दिशा और सही मार्ग को दर्शाता है। तो हमने यहाँ पर कह दिया ना कि जो ये उक्ति जो दोहा है, इस दोहे में शिक्षक के चरित्र को जिस प्रकार से चरितार्थ किया गया है कि गुरु कितना महान होता है, गुरु के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, तो ये कहीं ना कहीं सत्य है। देखिए गुरु किसी रूप में हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है। आपकी माता आपकी गुरु है, आपके पिता आपके गुरु है, आपका भाई आपके गुरु होता है। तो गुरु को ये नहीं कि जो स्कूल में सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया गया है वही गुरु है।
गुरु कोई भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी जो बच्चा है वो भी आपसे गुरु हो सकता है, आपसे छोटा भी जो बच्चा है वो भी आपका गुरु बन सकता है। वो गुरु किस बलबूते बनता है? वो अपने ज्ञान के बलबूते वो बनता है। हमने कभी ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो हमारी बौद्धिक क्षमता से भी बेहतर जानते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको गुरु की श्रेणी में रख देते हैं। तो कहीं क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान के भवसागर से बहुत आगे पहुंच चुके हैं, हमारा उतना भवसागर तक हम पहुंच ही नहीं पाए। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि गुरु के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, सामान्य शब्दों में अगर हम कहा जाए तो ये उक्ति जो ये है, जो हमने ऊपर जो कहा कि यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो दूसरों को सिखाने और अधिगम में मदद करता है। देखिए, मैंने क्या कहा कि आपकी सबसे पहली जो प्राथमिक गुरु होती है वो आपकी माँ होती है। आपकी माँ आपको शब्द का बोध कराती है, आपको वर्णों का ज्ञान कराती है। अगर आपको आपकी माँ अगर बचपन में वर्णों का या शब्दों का बोध नहीं कराए, अगर आपको बोलना ना सिखाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप शब्दों को समझ पाओगे या बोल पाओगे। तो सबसे पहली गुरु हम मानते हैं कि जो हमारी होती है वो माता होती है, फिर पिता होता है, फिर आके गुरु जो बनते हैं। तो माता पहली जो पाठशाला होती है, हमारे माँ के रूप में गुरु होती है, जो हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, शब्दों का उच्चारण करना सिखाती है। और उसके पश्चात जो गुरु हमारे जीवन में जो प्रवेश करता है, वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है, वो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने में हमें कहीं ना कहीं वो क्या करता है, सहायक होता है। गुरु क्या करता है, जो हमने जो जो सपना देखा है उस सपने के साकार करने के लिए वो आपको क्या करता है, हमेशा प्रयत्नशील बनाता है। तो गुरु की कल्पना अगर हम कहें तो जितनी की जाए उतनी कम है। या कहें गुरु क्या करता है, सिखाने में या अधिगम में क्या करता है, आपकी मदद करता है। आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो गुरु आपको पढ़ाना सिखाएगा, या आपके शब्दों का उच्चारण ठीक कराएगा, या आपको लिखना नहीं आ रहा है आपको लिखना सही कराएगा। और गुरु आपको क्या होता है, मार्गदर्शक होता है, जो आपके जीवन को आगे क्या करता है, सुखद बनाता है। तो इसी संदर्भ में इसका उपयोग उस व्यक्ति या शिक्षक है, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति, या तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो शिक्षक है, उसको संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों सहित या अधिगम की जो सुविधाएं प्रदान करता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आ रहा है उस गुरु की बात कर रहे हैं हम, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को इसमें संदर्भित किया गया है जो क्या है, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन संस्थान है, वहाँ पर क्या कर रहा है, अधिगम की सुविधाएं प्रदान कर रहा है, या कहें वहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहा है। तो शिक्षक क्या है, एक परिवार, समुदाय या कहें समाज या न्याय को साकार करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखिए, जो शिक्षक है तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन का वो आधार स्तंभ है, वो आधारभूत स्तंभ है, जो आपको मजबूती के साथ खड़ा होना सिखाता है और मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना सिखाता है। तो वो चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समुदाय में हो या समाज में हो, या न्याय के साथ किस प्रकार से आपको लड़ना है, ये तमाम चीज़ें आपको क्या करता है, वो सिखाता है। और साकार करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वो आपके पास खड़ा रहता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि शिक्षक तब तक हमारे हमारे सम्मान के पात्र हैं जब तक वो हमारे अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, और हम उनके द्वारा प्राप्त ये जो सीखने वाला जो उनको हमें जो सिखाए अधिगम के परिणामों को स्वीकार मानते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि जब शिक्षक तब तक हमारे सम्मान के पात्र हैं, कि हम शिक्षक को तब तक अपने सम्मान के रूप में हम उनको पूछते हैं जब तक वो हमारी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करते हैं। देखिए, अगर अब मान लीजिए मैं आप लोगों के, अगर मैं अपने जिक्र करूं, अभी मैं आप लोगों के बीच हूं, तो आप लोग कहोगे कि आप हमारे सम्मानित हैं। मान लीजिए 2 पल के लिए जिस दिन आपका सिलेक्शन बाई चांस मान लीजिए नहीं हुआ या नंबर नहीं आया, तो उस दिन आपकी ये धारणा बदल जाएगी। बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी, बताइए, बताओ, जी सर। क्यों बदल जाएगी? आपने हाँ बोला, क्यों बदल जाएगी? बताइए ना। सर, जिस दिन अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं, एक शिक्षक के जो छात्र शिक्षक से ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, तो
जो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आती है तभी धारणाएं बदल जाती है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपने गुरु का सम्मान तब तक करूंगा जब तक मेरे को क्या कहते हैं, मेरे जो गोल है उस गोल के मुझे निकट ना पहुंचा दे, मुझे अपने जीवन में सफल ना कर दे। अगर मेरा गुरु मुझे सफल कर देता है तो मैं अपने जीवन भर उसकी जय जयकार करूंगा। देखिए हमारे शिक्षक और छात्र के बीच यही एक संबंध होता है कि अगर मान लीजिए आपकी अपेक्षाओं में मैं खरा नहीं उतरा तो कल के डेट में आप मेरे को क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दोगे। बड़ा आया पढ़ाने के लिए, खुद तो आता नहीं है और हमें पढ़ाना शुरू कर दिया, हमारा तो भविष्य बर्बाद कर दिया। तो हमारी धारणाएं बदल जाती हैं, बदलती नहीं बदलती है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो जो उनके द्वारा जो सिखाया गया है वो हमारे लिए जो हमारा जो परिणाम निकल के जो हमारे सामने आता है तो कहीं हम उनका उसको कहीं क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो बेहतर परिणाम हमारे सामने आया है। तो हमारा सम्मान गुरु के प्रति और ज़्यादा क्या होता है, प्रबल हो जाता है। मगर जिस दिन हमारा परिणाम हमारे सापेक्ष नहीं आया तो वो गुरु का सम्मान भी हमारा पूर्ववत तक नहीं रहता है। हम कहीं ना कहीं गुरु को एक हे की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हमने ये आप लोगों से कहा कि गुरु गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो यहाँ पर जब अपने फ्यूचर की बात आए तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, धुंधली हो जाती है। तो गुरु जब तक हमें कहीं ना कहीं हमारे परिणाम को बेहतर करता है और हमें सही तरीके से मार्गदर्शन देता है, तो हम जब उसके सापेक्ष खड़ा उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बेहतर गुरु होता है कि हम तब उसको पूछते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखा होगा, पढ़ने जाते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, उसके सापेक्ष अगर परिणाम नहीं आएगा तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं। बहुत ढेर सारे आपने देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक होता क्या है वास्तव में। अभी तो हमने गुरु के बारे में, हम सारे शिक्षा उसके बारे में, शिक्षक के बारे में हमने क्या चीज़ें हैं उसकी महानता के बारे में बात करें। अब हम बेसिकली हम इसके शिक्षक के का अर्थ हम समझते हैं। एक व्यक्ति जो छात्र को ज्ञान देता है, उसको योग्य बनाता है, उसके गुणों की प्राप्ति करने में क्या करता है, मदद करता है। और अगर हम बात करें औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में, दूसरों को पढ़ाने के लिए स्कूल में उसकी मुख्य भूमिका के रूप में कार्य करता है। हम कहते हैं कि औपचारिक शिक्षा जब हम स्कूल में होते हैं तो हम उसको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, दूसरों को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कूल में उसकी जो प्रमुख भूमिका है, हमारी जो प्रमुख भूमिका है, हम अपने प्रमुख भूमिका में क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं। शिक्षक वह है, वह व्यक्ति होता है जो लोगों को शिक्षा प्रदान करता है और जो सिखाता है या कहीं निर्देशित देता है। शिक्षक की भूमिका अक्सर क्या होता है, औपचारिकता में चली रहती है और जिसे स्कूल या औपचारिक शिक्षा के अन्य स्थानों पर भी किया जाता है। देखिए जो शिक्षक होता है वो औपचारिक तौर पर अगर देखें तो क्या करता है, हमेशा किसी भी स्थान पर या कहीं पर भी वो क्या करता है, अपने आप में जलता है और दूसरों को क्या करता है, प्रकाशमान करता है और सभ्य समाज का भी निर्माण कहीं ना कहीं करने में अपना योगदान देता है। तो यह देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या कहा आपसे कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें जैसे स्कूल है या उसकी पृष्ठभूमि है तो उसकी पृष्ठभूमि में वो क्या करता है, अपने कार्य को संपादित करता है। और शिक्षक वह है, वह व्यक्ति होता है जो लोगों को शिक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, शिक्षक वो व्यक्ति है जो लोगों को क्या करता है, कहीं ना कहीं शिक्षा प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, वो शिक्षा प्रदान कर रहा है। किस रूप में, किसी भी रूप में शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है, वो शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो लोगों को शिक्षा प्रदान करता है वो सिखाता है और निर्देशित करता है। ये शिक्षक की भूमिका के, ये तमाम चीज़ें जो सिखा रहा है वो औपचारिक क्या है, शिक्षा के रूप में वो अपने जीवन में तमाम चीज़ों को करता है, जिसे स्कूल में या कहें औपचारिक शिक्षा के रूप में वो कार्य को करता है या किसी भी स्तर पर करता है। अब ये कहता है कि देखिए इसमें शिक्षक की बहुत ही ज़्यादा डीपली मार्मिक चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहता है एक शिक्षक का अर्थ क्या है। हम पर्टिकुलर एक शिक्षक की बात करें एवं उसकी परिभाषा, शिक्षक को एक व्यक्ति के रूप में समझना, सभी व्यक्तियों, सभी शिक्षकों का सम्मान करना, उन्हें पहचानने की दिशा में उसका पहला कदम होता है, चाहे उसका उनका व्यक्तित्व, व्यवहार या कहें पेशा या डिग्री या रैंक कुछ भी हो। एक शिक्षक की अगर हम बात करते हैं, एक शिक्षक का अर्थ क्या होता है, हम उसको जब परिभाषित करते हैं वो क्या होता है, पहले एक शिक्षक एक क्या होता है, व्यक्ति के रूप में हमें उसको समझना चाहिए, या कहें जितने भी शिक्षक हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए और साथ ही उनके पहचान
की दिशा में कहीं ना कहीं हमें एक कदम उठाना चाहिए कि वो शिक्षक है, वो शिक्षा पढ़ा रहा है, वो तमाम चीज़ें हमें कहीं ना कहीं, और उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार क्या है, उसका पेशा क्या है, वो किस तरीके से पढ़ाता है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी रैंक क्या है, कुछ भी हो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या है, एक गुरु के रूप में। देखिए गुरु, आप ये नहीं सोचते हो कि मान लीजिए एक गुरु आपका डिग्री कॉलेज में है, एक गुरु आपका प्राथमिक स्कूल में है, क्या उन दो गुरुओं में तुम अंतर कर सकते हो? गुरु तो गुरु होता है, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो या कहें फिर आपकी प्राथमिक स्तर का हो, तो गुरु है ना। तो आप ये कहोगे कि यार वो वाला गुरु बड़ा है और जो प्राथमिक वाला है वो छोटा गुरु है, आप ऐसा कहोगे? नहीं। वो उसमें क्या होगा कि वो तो गुरु है ना। हमें ये हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं देखना है कि उसका, हमें सर्वप्रथम हमें क्या देखना है, हमारा जो किसी शिक्षक को पहचानने की जो पहला कदम रहना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये तमाम चीज़ें देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें गुरु ये देखना नहीं है कि उसका पैसा क्या है, गुरु है तो वो पढ़ा रहा ही होगा, उसकी डिग्री क्या है, उसकी रैंक क्या है, कुछ भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वो एक गुरु है। तो अब ये अगर मैं कहूँ जो ये तमाम जो दिखा है, तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य एक शिक्षक क्या है, मतलब अगर हम अर्थ में का परिभाषा या पर्यायवाची शब्द शिक्षक का, शिक्षकों का सम्मान या पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, हमें ये स्वीकार करने की आवश्यकता है या इसको स्पर्श करेगा कि एक शिक्षक वह व्यक्ति है जो लोगों को क्या कहता है, शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वह औपचारिक शिक्षक के रूप में हो, सलाहकार के रूप में, समुदाय के रूप में, नागरिक के रूप में हो या किसी भी रूप में। तो हमेशा एक जो शिक्षक होता है उसका दायित्व जो होता है, वो कहीं ना कहीं जो व्यक्तियों को, जो लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा प्रदान करना होता है, उनके जो बौद्धिक स्तर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना हो, उठाना होता है। तो वो चाहे औपचारिक शिक्षा जो जिसे हम प्रत्यक्ष तौर पर कर रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, हम जो सलाह दे रहे हैं, मान लीजिए औपचारिक तौर पे कैसे दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको सलाह दे रहा हूँ या कहीं पर ही समुदाय के तौर पर कह रहा हूँ, ये नागरिक के रूप में दे रहा हूँ, ये किसी के रूप में भी हम दे सकते हैं। शिक्षक क्या है, परिभाषा अगर दे तो शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही शिक्षक या गुरु या अध्यापक के रूप में हम इसको वर्णित करते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो छात्र शिक्षक के मन में सीखने या अधिगम की जिज्ञासा को जागृत कर दे, क्या होता है, जो शिक्षक होता है, शिक्षक क्या करता है, एक छात्र है, छात्र के मन में ऐसे भाव उत्पन्न कर दे कि वो अधिगम के प्रति जिज्ञासु हो जाए या सीखने के प्रति उसमें जिज्ञासा पैदा हो, लालसा उसमें उत्पन्न हो जाए, तो इसी को ही क्या कहेंगे, हम शिक्षक कहेंगे। और देखिए शिक्षिका की बात करते हैं तो यहाँ पर एक होता है शिक्षक, एक शिक्षिका की, हम अगर गुरुओं की बात करते हैं तो गुरु दोनों हैं। अगर हम यहाँ पर शब्दों की बात करें तो यहाँ पर अगर शिक्षिका की बात करते हैं तो जिसे हम गुरु माता भी कहते हैं, अध्यापिका भी कहते हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग स्वरूप ये होता है, ये क्या होता है, एक वचन या बहुवचन दोनों तरीके से हम इसको प्रयुक्त किया जाता है। याद देखिएगा, क्वेश्चन कभी पूछा जाता है शिक्षिका है वो क्या बहुवचन है या एक वचन है, बताइए। सर एक वचन। देखिए हमने कहा कि इसमें हमने दो तरीके से ले रहे हैं, एक तो हम शिक्षक कह रहे हैं, एक शिक्षिका कह रहे हैं, हम दो दो तरीके से बात करें, हम एक वचन में भी इसको वर्णित करें, इसे दो बहुवचन में भी करें। एक कह रहे हैं कि महिला शिक्षिका है, एक पुरुष शिक्षिका, हमने यहाँ पर क्या करे, दो चीजें, हमने यहाँ लिंग भेद को अंतर कर दिया। या कहें फिर हम एक वचन में ही गए तो शिक्षक। अब यहाँ पर हमने कहा कि जैसे हमने कहा कि शिक्षिका, एक शिक्षक आया ना, शिक्षिका से क्या हो रहा है, उसका लिंग का पता चल रहा है, चल रहा है, बताइए। जी तो ये सर। समझ लीजिए कि हम जब शिक्षक को परिभाषित करते हैं या उसके शब्द को अगर हम उच्चारित करते हैं तो अध्यापक का या शिक्षक का स्त्री स्वरूप हम कहें तो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी, दोनों तरीके से हम इसको प्रयुक्त करें। तो वहां पर आपका अगर इस प्रकार से एक वचन कहे या बहुवचन कहे तो यहाँ पर आप या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर आप दोनों की तरफ जाओगे तो दोनों को आप क्या करोगे, टिक करोगे। अगर हम शीर्ष का अगर हम कहें तो इसका हिंदी शब्द अगर कहें, संस्कृत में इसे गुरु के रूप में कहते हैं और इंग्लिश में इसे टीचर कहते हैं, तथा शिक्षक का पर्यायवाची जो शब्द है, पर्यायवाची अगर कहें पुरुष अध्यापक, पुरुष को हम अध्यापक, स्त्री या गुरु या स्त्री को अध्यापिका या गुरु माता या शिक्षिका के रूप में हम इसको जानते हैं। यहाँ तक तो हम समझ गए होंगे। अब देखिए ये कहता है कि शिक्षक का जो शिक्षक शब्द का अर्थ है, हमने ऊपर हम पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ पर ये शब्द जो मैं ला रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जब मैं बात कर रहा हूँ कि शिक्षक या फिर अध्यापक या गुरु शब्द के अर्थ की अगर जब बात करें, इसका मतलब समझने का सबसे सहज तरीका ये कहें, स्वाभाविक ढंग, अगर हम कहें शिक्षक शब्द के शाब्दिक अर्थ को अगर हम समझते हैं, देखिए आप शिक्षक बनने का बहुत ढेर सारे बच्चे जो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, कभी उनसे ये पूछिएगा कि शिक्षक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो तो ये बता देगा कि टीचर कहा जाता है, गुरु कहा जाता है या अध्यापक कहा जाता है, इतना तो वो बता देगा, मगर उसका शाब्दिक अर्थ की जो उत्पत्ति के ज्ञान के साथ होने के साथ साथ उसका अर्थ की जो सीमा को भी स्पर्श किया जा सकता है, तो ये हमें पता चलना है। जब हम कहते हैं कि शिक्षक गुरु शब्द या कहें उसका अर्थ या उसका मतलब जानते हैं, तो गु का अगर हम कहें गुरु का गु और रू, इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, गुरु बना है। देखिए कभी क्वेश्चन बनेगा कि जो गुरु शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको बताना गु धन रू, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। गुरु शब्द का जो गु का जो अर्थ है वो अंधकार है। याद रखिएगा, पूछेगा अपने दोस्तों से, मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप अगर कल या कभी भी अपने दोस्तों से पूछेगा कि गुरु शब्द का मुझे अर्थ बता दीजिए, तो वो हकपका जाएगा, वो नहीं बता पाए। गु शब्द का जो अर्थ होता है वो अंधकार होता है और रू शब्द का जो अर्थ होता है वो प्रकाश होता है। अर्थात गुरु का शाब्दिक अर्थ जो होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक के रूप में हम उसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जी। क्या होता है गुरु का शाब्दिक अर्थ है? गुरु का जो अर्थ होता है वो अंधकार से क्या करता है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वो एक क्या है, प्रकाश पुंज है या कहें वो मार्गदर्शक है। वो क्या करता है, अंधकार, जो आप अंधकार में हो वो आपको अंधकार से उठाएगा, प्रकाश की ओर आपको क्या करके अग्रसर करके, आपके जीवन में अंधेरा है तो आपके जीवन में प्रकाश वो लाएगा। तो ये इसका अर्थ होता है। समझ में आ गया? जी। पहले ये शब्द का अर्थ पता था? जी नहीं। ठीक है। देखिए ये कहते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो बेसिकली कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हमें लगता है कि 5 सितंबर को। अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षक का महत्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको होगी सर वही चीज़ तो हम करें। यहाँ पर हमने शिक्षक का मतलब समझा और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर शिक्षक की परिभाषा समझी, ठीक है, एक अर्थ समझा, एक मतलब समझा और उसका महत्व समझा। ठीक है, अब हम बात करेंगे महत्व की। हमारे हमारे जो प्राचीन कालीन अगर हम शिक्षा पद्धति की बात करें, हमारे प्राचीन गुरुकुल परंपरा जो हमारे देश में रही है, हम कहें वैदिक काल में जो रही, तो हमारे देश में प्राचीन काल में अगर कहें तो गुरुकुल की जो परंपरा रही है, और प्राचीन भारतीय मान्यताओं के आधार पर अगर देखें, अगर उसके आधार पर देखें जो हमारे वैदिक काल है या वैदिक संस्कृति है, अगर हम उसके आधार पर देखें तो शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। और ये माना गया है, हमारे जो शास्त्र हैं बेसिकली है, वो शास्त्रों में क्या गया है, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। तो ये कहाँ पर माना गया है, तो ये बेसिकली कभी क्वेश्चन बन जाए कि कहाँ पर इन चीज़ों को कहा गया। देखिए आप आज तक तो आपको ही पता था कि भगवान से भी ऊंचा गुरु का स्थान माना गया है, तो अब ये तो पता होना चाहिए कहाँ कहा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे प्राचीन जो गुरु कुल जो परंपरा रही थी, गुरुकुल पद्धति जो रही थी, उसमें जो प्राचीन भारतीय मान्यताएं जो रही, तो उसके आधार पर अगर हम देखें गुरु का जो स्थान होता था, जो गुरु का महत्व होता था, वो ईश्वर से भी ऊंचा या कहें भगवान से भी ऊंचा उसको रखा जाता, उसको संदर्भित किया जाता था। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में जो कवि हुए हैं, संत कबीर जी ने गुरु की जो महिमा है उसका बखान करा और अपने दोहों में उसको गढ़ दिया। अब ये देखिए, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पहले से ये मध्यकाल में ये कहा गया, ये मध्यकाल के बाद ही तो पता चला कि गुरु गोविंद दोहूं खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कबीर क्या कह रहा है, तो इसमें जो कहा गया है ये पूर्व में क्या कहा गया, जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें भगवान से ऊपर माना गया, मगर मध्यकाल में आते आते इसको जो संत कबीरदास जी थे उन्होंने इसको गुरु की महिमा का क्या कर दिया, बखान कर दिया और अपने दोहों के साथ उसको रख दिया। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहों खड़े, कि गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी खड़ा है। गोविंद मतलब आपके विष्णु को लेके चलिए, भगवान को ये लेके चलिए, कि एक जगह पर एक स्थान पे दो व्यक्ति खड़े हैं, एक गुरु है एक भगवान है, दो खड़े काके लागू फाए, तो मैं किसको पहले पैर छूं। अगर मैं गुरु के पैर छूं तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, अगर ईश्वर के छूं तो गुरु कहेगा मेरी वैल्यू कम होगी। तो
तो ये दुविधा यहाँ पर आ गई। वो कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो। अब कह रहा है कि गुरु की बलिहारी, कि बचपन से आपने जो मुझे ज्ञान दिया, जो मुझे एक मार्ग दिखाया, जिसकी वजह से मैं गोविंद को जान पाया। देखिए, गोविंद को कब जानोगे? जब आपके पास ज्ञान होगा, होगा ना? बताइए। आपको बुरा भला ईश्वर है, ईश्वर की महिमा का गुणगान कौन कराएगा? गुरु कराएगा, गुरु बताएगा। गुरु। आप ये बताइए, आप गुरु से ऊपर कैसे ईश्वर को रख सकते हो? नहीं रख सकते हो ना। तो इसीलिए कह रहा है कि बलिहारी गुरु आपने। गुरु आपने तो मुझे पूरे जीवन भर इतना वो पाल पोसा, ये जो मुझे अच्छा बुरा ये समझाया आपने, तो गोविंदो बताए कि गोविंद के बारे में भी बताए, तो फिर मैं कैसे गोविंद के पैर छूऊं? तो गुरु से ऊपर, अगर मैं गुरु से अगर ऊपर भगवान को रख दूं, तो गुरु मेरा क्या हो गया? जिसने मुझे पूरे जीवन को दर्शाया, जिसने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, गोविंद तो ने जो गोविंद है, गोविंद ने तो आपको कभी प्रकाश से, अंधकार से प्रकाश की ओर तो कभी भी नहीं लाया ना। लाया? चाहे मान लीजिए दो पल के लिए नहीं किसी सर। का बच्चा पैदा होता है, एक बच्चे को मंदिर में या तिरुपति बालाजी या केदारनाथ के मंदिर में उनको रख दो, पैदा होते ही उसको वहां रख दीजिए, और एक को गुरु के दरबार में छोड़ दीजिए, तो दोनों में आपको फर्क दिख जाएगा। जो गुरु के दरबार में, जो गुरु के सानिध्य में गया, वो कहीं ना कहीं विद्वान, हर चीज को समझता है, और जो भगवान के चरणों में गया, वो क्या समझेगा? वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ क्या चल रहा है, किस चीज, क्या क्या चीजें हो रही, उनका अनुभव कर सकता है, मगर वो जो ज्ञान जो होना चाहिए, उसको जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वो ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में नहीं है। समझ में आ रहा है? किसके सानिध्य में नहीं है? गुरु गुरु के के। सानिध्य में नहीं है। तो याद रखिएगा, आज मैं आपको गुरुओं के बारे में बहुत विस्तार से समझा दिया। अब ये कहता है कि देखो, यहाँ पे लिखा है कि गुरु, शिक्षक, अध्यापक और भगवान दोनों दोनों आकर खड़े हो जाएं, तो पहले किसके चरण स्पर्श करना है? किसके स्पर्श चरण करने चाहिए? यहाँ गुरु पर के। गुरु के चरण स्पर्श करने को गुरु के। सर्वश्रेष्ठ कहा गया, श्रेष्ठ कहा गया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि दोनों खड़े हो गए हैं, तो किसके चरण स्पर्श करना है? तो यहाँ पर स्पर्श कर दिया कि उसको श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर अगर कहा गया है, तो उसको पहले गुरु के स्पर्श करना है। अगर ये अगर आ जाए, मान लीजिए माता पिता गुरु देवता कहा जाता है ना, अब आगे जहां पर आपके गुरु है और माता पिता है, तो सबसे पूर्व किसके पैर छुओगे? माता पिता क्यों? के। गुरु तो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ला रहा है, कि माता के क्यों छुओगे भाई? पिता के क्यों छुओगे? बताइए। अरे बताओ। क्योंकि प्रारंभिक गुरु तो माता पिता ही है सर। वो तो है, और जी। मुझे इससे थोड़ा बेहतर आंसर चाहिए। गुरु का गुरु तो माता पिता नहीं है सर। देखिए, सर गुरु, गुरु के। गुरु तो गुरु है ना। चाहे मैंने कहा ना कि, हमने कहा ना कि गुरु, मैंने आपसे कहा कि एक गुरु वो है, एक उच्च डिग्री कॉलेज का है, एक इंटर कॉलेज का गुरु है। गुरु तो गुरु है। तो अब यहाँ पर फंस गए, आप बताओ। सर माता पिता के छुएंगे फिर। क्यों भी, यही तो जानना चाह रहा हूँ। मैंने तो कहा कि गुरु, गुरु तो आपने कहा, यहाँ पर हमने कहा कि गुरु दो हैं, तो ये यहाँ पर ये तो नहीं लेके चलोगे ना कि ये प्राथमिक वाला गुरु ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, या फिर माध्यमिक वाला ही अच्छा पढ़ाता है, उसके पैर छूने चाहिए, और क्या होता है, माध्यमिक वो प्राथमिक वाले के नहीं छूने, प्राथमिक वाला अच्छा पढ़ा रहा है, माध्यमिक वाला के नहीं छूना चाहिए। तो गुरु है ना। ये बताओ, मुझे सटीक आंसर चाहिए इसका। सर माता पिता ही तो एक ऐसी चीज जो इस दुनिया में मतलब जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, उनके पैर पहले छुएंगे। उसके बाद हमें जो इस दुनिया में चलने का तरीका सिखाया, या रहन सहन तरीका सिखाया, जीने का तरीका, उसके बाद गुरु का नंबर आता है, ताकि हम उसको मतलब अपने जीवन को कैसे मतलब आगे बढ़ाएंगे, ये गुरु सिखाते हैं। उससे पहले काम माता मतलब उससे पहले की शिक्षा तो माता पिता देते हैं हमें। बिल्कुल सही कहा, मैं प्राथमिक जो बिल्कुल सही कहा, मैं यही उत्तर जानना चाह रहा था।
आपने सत्य कहा कि अगर माता के गर्भ से अगर हमारा उदय ही नहीं हो पाता है, हमारा उद्भाव नहीं हो पाता, अगर हम इस धरातल पर लाने वाला कौन है? माता पिता है। माता पिता के संयोग से ही हमारा जन्म हुआ। गुरु तो बाद में आया ना। जब हम अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं होता तो गुरु होने के बावजूद भी उसके क्या फायदा? तो पहले हमारे माता पिता हैं, माता पिता इस संसार में लाए हैं, तो उसके बाद गुरु का स्थान, उसके बाद ईश्वर का स्थान। तो ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा सर। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक क्या है। अब देखिए हम शिक्षक क्या है इसको थोड़ा सा समझिएगा। शिक्षक एक समाज सुधारक होता है। हमारे इतिहास में ऐसे कई स्वर्णिम उदाहरण दर्ज हैं। जैसे जैसे हम अगर बात करें, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं राधा कृष्णन, महान गणितज्ञ रामानुजन, महान विद्वान अर्थशास्त्री या प्रशासन या राजनीतिज्ञ या गए विद्वान चाणक्य, आधुनिक युग के बात करते हैं तो सुपर थ्रिस्ट के संस्थापक आनंद सर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें बेसिकली, तो गुरु एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्राणी है जो समाज को कहीं ना कहीं एक दिशा देता है, समाज को सुधारने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कि समाज को एक दिशा देता है। अगर कोई समाज असभ्य है तो शिक्षा के बलबूते उस समाज को सभ्य समाज बनाया जा सकता है। वो कौन कर सकता है? वो गुरु कर सकता है। तो ऐसे हमारे इतिहास की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत ढेर सारे स्वर्णिम चीज़ें हमारे रहे हैं, चाहे वो राधा कृष्णन की बात करें या महान गणितज्ञ जो रामानुजन है, या फिर ऐसे बहुत ढेर सारे अर्थशास्त्री विद्वान राजनीतिज्ञ हैं, या चाणक्य की बात करें, या आज के आधुनिक युग पर के सुपर 30 के संस्थापक जो रहे हैं आनंद सर, तो ये भी है तो जिन्होंने समाज के लिए बहुत चीज़ें करी हैं। अब देखिए आचार्य चाणक्य ने कहा है, क्या कहा है? शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, पल्लई और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। ये क्या है? देखिए बहुत कभी क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, याद देखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि शिक्षक क्या है, ये नहीं आ। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वो कहेगा कि ये शब्द निम्नलिखित में से शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, पल्लय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं, ये जो शब्द है किसके द्वारा कहे गए हैं? वहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए जाएंगे, तो आपको उन 4 में से उसको पहचानना है कि ये शब्द किसके कहा है। जैसे कहा गया ना प्रकृति की ओर लौटो, तो किसके कहा? प्लेटो ने कहा, या फिर अरिस्टो ने कहा, ये क्या रूसो ने कहा, फिर ये सुकरात ने कहा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा। तो जब आप ये पता होगा कि किस व्यक्ति विशेष द्वारा ये शब्दों को उच्चारित किया गया है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत। तो शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, कहता है कि शिक्षक क्या है? साधारण समझना भूल है, साधारण नहीं होता है। पल्लई, वो पल्लई भी ला सकता है और निर्माण भी उसकी गोद में पलते हैं। तो ये जो शब्द है ये किसके है? आचार्य चाणक्य ने ये शब्द कहे थे। शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है? अगर हम देखें, हमने इसको पूर्व में आपको अभी हमने बता दें, तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप के मैंने रख दिए थे। तो ये आगे है, शिक्षक एक शब्द या एक वचन या बहुवचन है, क्या है बताओ, बताइए। ये दोनों ही हो यहाँ पर सकते हैं, एक वचन भी, देखिए दो ये वचन क्वेश्चन भी। ये बन गया, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आ गया जी ना कि शिक्षक एक, ये क्या है? शिक्षक एक शब्द वचन है या बहुवचन। तो वहां पर क्या आएगा? आप लिखोगे शिक्षक एक वचन या बहुवचन दोनों है। आप वहां पर क्या लिखोगे? दोनों को टिक मारोगे। दोनों का हम प्रयोग कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए किसी ने कहा यार बस शिक्षक तो एक जी वचन है, तो याद याद रखिए तुम्हारे दिमाग में जहाँ पर शिक्षक शब्द आ गया, यहाँ पर देखो शिक्षक, जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा, जैसे अभी जी हमने डीपली पढ़ा तो आप बता दोगे। अब यहाँ पर हमने क्या है? शिक्षक शब्द आ गया। ये क्या है? वो उसका दिमाग क्या है? शिक्षक जी एक शब्द है, क्या है? बहुवचन है। वो कहेगा अरे ये शिक्षक की तो बात कर रहा है, तो एक वचन है, तो क्वेश्चन गलत गया। तो उसने यहाँ पर शिक्षक की किसने बात की? यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर शिक्षिका और शिक्षक की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जी ये कभी क्वेश्चन बनता है कि शिक्षक को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टीचर कहेंगे, नॉर्मली शब्द है। तो यहाँ पर आप देखिए कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक एक संज्ञा या तथा पुल्लिंग शब्द है। याद देखिएगा, शिक्षक का अर्थ है, शिक्षक क्या है? एक संज्ञा या पुल्लिंग शब्द है, शिक्षा देने या वाला। फिर शिक्षा देने वाला। समझ में आ गया ये अर्थ है? ये देखिए ये जो अर्थ मुझे जी नहीं लगता है कि आपने इससे पहले पढ़े होंगे। तो ये जो शब्द ये अर्थ ला रहा हूँ तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा।
अब देखिए टीचर का जो हिंदी मतलब क्या होता है, जो टीचर होता है शिक्षा देने वाला शिक्षक को कहते हैं। जी जो टीचर हम कहते हैं ना कि हमारा जी टीचर आ गया, मगर टीचर क्या है वो क्या जी है, जो शिक्षा दे रहा है उसको ही हम क्या कहेंगे, शिक्षक को। टीचर की फुल फॉर्म क्या होती है, शिक्षक ये देख लो, इतनी बड़ी फुल फॉर्म है, बताइए। वो talented, educated, help तो ये याद रहेगी, increasing this। बताओ। जी सर। तो इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या इसको लिख लीजिए। टैलेंट, एजुकेटेड, एडोरेबल, चार्मिंग, हेल्पफुल, इंकरेजिंग, रिपलिंग, ये वेल करके दिया है, रिस्पॉन्सिबल करके दिया है। तो ये देख लीजिए, इतनी बड़ी ये है। तो आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए ये पूरा दे दिया, ठीक है, कभी ये पूरा दे दिया, तो उसमें पूछा जाएगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये किस चीज की फुल फॉर्म है, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि टीचर की फुल फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी अब मान लीजिए 2 पल के लिए, जी सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। जो नेट की और जो नेट की जो तैयारी करें, जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए कि शिक्षक का पूरा, ये क्या कहता है, शिक्षक का पूरा नाम क्या है। प्रभावशाली, शिक्षित, आकर्षक, आकर्षक, सहायक, उत्साहवर्धक, जिम्मेदार, ये इसका क्या है, पूरा नाम होता है। शिक्षक शब्द कहाँ से आया है, ये देखिए, शिक्षक जो शब्द है वो कहाँ से आया है, बताइए। मैकमिलन जो शब्दकोश है, अगर उसके आधार पर देखें तो संज्ञा शिक्षक, संज्ञा शिक्षक टीचर किससे निकला है, दिन में नहीं सोई थी ये देखिए। अब मैं वो बंद करूं माइक, अच्छा यहाँ पर एक शब्द आ रहा है टीचर, सोच रहे किससे निकल रहा है, सोई नहीं मैम आपने इसे बंद करिए, गीता अपना माइक बंद करो। ये बताइए, ये मुझे विद्या जी ये बताओ, टीचर शब्द कहाँ से निकला है, किस शब्द से निकला है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। मैं सर पता नहीं। अभी आप ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब। आरती, सर मैक मिल। आरती हाँ सर बताइए, किस हाँ शब्द सर से उत्पत्ति हुई है। वो तो जो मैकमिल कर की बात कर रहे हो, वो तो शब्दकोश है बेटा, वो सर शब्दकोश से लिया गया, और शब्द की उत्पत्ति मैंने कहा। सर अं- अंग्रेजी के टीच। बिल्कुल सही। ये क्या है, यहाँ पर देखिए, ये मैकन मिल जो है ये शब्दकोश है, याद रखिएगा। तो ये इसका जो संज्ञा शिक्षक है, जो संज्ञा की अगर हम बात करें, जो टीच शब्द से निकला है, जो पुराने अंग्रेजी से आता है। ये क्या है, पुराने अंग्रेजी से आता है, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन पूछने का, जो टीच शब्द है, जो टीच शब्द का जो संज्ञा जो लिए गया है, जो टीच शब्द किस शब्दकोश से लिया गया है, देखिए उल्टा भी क्वेश्चन को बना लीजिए, तो किस शब्दकोश से लिया गया है, अंग्रेजी के पुराने शब्द से पुराने शब्द से तो लिया गया है। मैं कह रहा हूँ कि टीच जो शब्द है वो किस शब्दकोश से लिया गया है, बताओ। मैकमिलन शब्दकोश से हाँ, तो इन चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षक का महत्व, और सरल शब्दों में आपका देखें, किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक शिक्षक या क्या टीचर उसके भविष्य का निर्माता होता है। देखिए, जिस प्रकार से आप अपने घर को निर्मित करते हो, तो उसमें निर्माता करता कौन होता है, वो मिस्त्री होता है, या कहें वो भवन निर्माण करता होता है, जो भवन को निर्मित करता है वो निर्माण करता होता है। तो उसी प्रकार से क्या कर मिस्त्री क्या कर रहा है, आपके भवन का निर्माण कर रहा है, तो उसी प्रकार से शिक्षक आपके जीवन को निर्मित करता है। तो क्या होता है, आपके भविष्य का निर्माण करता होता है। 21वीं शताब्दी की अगर हम कहें, और वर्तमान समय में शिक्षक की अगर हम बात करते हैं, 21वीं शताब्दी में शिक्षक कौन है, याद रखिएगा। सीखने को अधिक सार्थक, प्रासंगिक बनाने के साथ साथ बालकों को सही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए
अनेक टीचिंग लर्निंग मेथड या कहीं फिर टीचिंग एंड एड को शामिल करता है जिसे बालक को आसानी से हंसते हंसते पढ़ा सके। तो आज का जो परिदृश्य है, 21वीं शताब्दी का शिक्षक कैसा होना चाहिए? 21वीं शताब्दी के शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, बताइए? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये सभी चीजों की जानकारी उसको होनी चाहिए। ये कहते हैं सीखने को अधिक सार्थक और प्रासंगिक बनाने में, कि वो इतने शानदार तरीके से आपको पढ़ाए, वो जो आप हंसते हंसते खुशी के साथ उसको प्रासंगिक बड़े मजे के साथ आपको क्या करे, वो पढ़ाए और आपको सही जानकारी दे, सही जानकारी प्रस्तुत करे आपके सामने। और वो आपने क्या करे, टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल है या कहें टीचिंग एड है को शामिल करता है, जो उसने अपने जीवन काल में सीखा है उनको उसका क्या करे, उसका समन्वय स्थापित करके वो क्या करते हैं, बालक को आसानी से हंसते हंसते खेलते खेलते क्या करे, वो पढ़ा ले। तो ये आज के 21वीं सदी के शिक्षक की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अब शिक्षक का क्या कार्य क्या होता है? एक शिक्षक अगर कार्य करे, शिक्षण का अच्छे से क्या करे, पढ़ाई करवाए। शिक्षक का पहला गुण क्या होना चाहिए कि बच्चों के भावनाओं के स्तर पर आकर समझने वाला होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षक को भी बच्चा बनकर बच्चों की भावनाओं को समझने वाला चाहिए। ये क्यों कहा गया, मुझे बताओगे कोई? ये क्यों कहा गया? सर ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर वो बच्चे की भावनाओं को समझ सकेगा या उसको मतलब ये जो है बाल मनोविज्ञान का जानकारी होगी तो उसके अनुरूप उसको शिक्षा देकर बच्चों का सर्वश्रेष्ठ और उत्तीर्ण विकास कर सकता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि बच्चा बनकर, बताओ बताइए। जिस खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए, हंसते खेलते हुए उनको सिखाया जाए, कुछ कविता के द्वारा या कुछ उनका मनोरंजन पहलुओं द्वारा, इस प्रकार से चलिए कि बच्चों को इंटरेस्ट जागृत हो ठीक उसमें। है, बिल्कुल। जो पहले सर ने कहा वो भी अच्छा है, आपने भी कहा वो भी अच्छा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक शब्द कहा गया है, शिक्षक को भी बच्चा बनकर बच्चों की भावनाओं को समझने वाला चाहिए। ये शब्द क्या है, ये क्यों दिया गया है? ताकि सर बच्चे शिक्षक से डरे ना और साथ साथ में खेलकर समझ जाएं। अब छोटे बच्चों को कौन डराएगा? चलिए, और कोई? आरती आप? मित्रता का समन्वय बनकर सर, हम्म, जैसे एक दोस्त की तरह उनकी भावनाओं को समझें, अपनी बातचीत उनकी भावनाओं को बिल्कुल सर उनकी जरूरतों को समझते हैं। सही कहा। देखिए, हम क्या करेंगे, ये जब कोई बच्चा होता है, हम बच्चे को ये आभास कतई नहीं कराना चाहते हैं कि वो जिस व्यक्ति के सामने खड़ा है, कोई वो बहुत बड़ा है या हमसे बड़ा है, तो हम उसके सामने उसी की तरह ही बन जाते हैं। बच्चे को ये फील नहीं होने देते हैं कि कोई उससे बड़ा है या कोई, हम उसकी तरफ बन जाते हैं। हम उसके बौद्धिक स्तर को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसकी तरह रिएक्ट करना कर देते हैं। अगर बच्चा हंसता है तो हम भी हंसना, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने बच्चे पाल के रखे हैं, जब आप अपने बच्चे को, कोई पिता होता है अपने बच्चे के साथ जब वो खेलता है तो वो पिता नहीं होता है, वो उसका बचपन होता है, वो अपने बचपन में चला जाता है। वो कहता है कि वो जिस एज का वो बच्चा होता है ना, वो उसी एज ग्रुप का बन जाता है। आपने देखा होगा ना कि पिताजी जब अपना बेटे से जब लाल दुलार करता है तो किस प्रकार से होता है, वो एक पुरुष भी नहीं कहा जा सकता उसको, क्या वो बच्चा कहा जाता है। एक बच्चा एक बच्चे के साथ क्या कर रहा है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है। तो ये होता है ना कि उस समय क्या होता है, बच्चा भी खिलखिला के हंसता है, तो बच्चे को ये लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे मिल गया, होता है। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चा क्या होता है, बच्चा आपके प्रति और ज़्यादा सजग हो जाता है, आपकी हर चीज़ को मानना शुरू कर देता है। जब हम बच्चों की भावनाओं को जब हम पता कर लेते हैं तो आप जिस प्रकार से चीज़ें कराओगे बच्चों से, वो उसी तरीके से करना शुरू कर देता है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको पिता के रूप में दे दिया है। पिता से बेहतर कोई अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता।
तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह कहता है कि वर्तमान में शिक्षक की भूमिका क्या है। वर्तमान परिदृश्य की अगर हम देखें तो आज की परिदृश्य में अगर हम देखें तो चरित्र की अगर बात करें तो उसका विकास या कहें नैतिकता का विकास या कौशल विकास जरूरी है, और उसके साथ साथ उसका बौद्धिक विकास, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकास पूर्वत की तरह होना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को अब वर्तमान समय में क्या क्या भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। एक तो चरित्र का निर्माण होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य कैसा वातावरण दिया गया है उसके हिसाब से चरितार्थ का अगर हम बात करें उसका विकास, बच्चों के चरित्र का विकास करना है। उनमें नैतिकता के गुण डालने हैं, उन्हें हर चीज़ को समझाना है, और उसके कौशल, जो उसके कौशल है उनके कौशल को भी विकसित करना है, और साथ ही उसका बौद्धिक विकास भी करना है, संवेगात्मक भावनाओं को भी समझना है, मनोवैज्ञानिक तौर को भी लेके चलना है, उसका शारीरिक विकास की भी बात करनी है जो पूर्ण तरीके से होना चाहिए, ये कहता है। अब ये कहता है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। हमने जैसे कहा कि एक अच्छा पाठ योजना तैयार करके बच्चों को क्या करे, वो शिक्षित करने की या कहें शिक्षा देने का वो जिम्मेदार है। क्वेश्चन बनता है कि एक आदर्श शिक्षक या कहें एक शिक्षक का आदर्शवादी गुण क्या होना चाहिए। ये बहुत दफे क्वेश्चन बने हैं, ये क्वेश्चन तो कई दफे क्वेश्चन बना है कि ये जो क्वेश्चन बना है कि एक शिक्षक का आदर्शवादी गुण क्या है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक आदर्शवादी शिक्षक किसी गलत बात के लिए छात्र या प्रधानाध्यापक या कहें अन्य किसी के सामने झुका है ना सहन कर सकता हो, तो इस तरीके का ना झुका है ना सहन कर सकता है, तो एक आदर्शवादी है। ना वो प्रधानाध्यापक के सामने झुक सकता है, ना छात्र के सामने झुक सकता है, तो वो इतना सहन करता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके सामने है। तो एक अच्छा शिक्षक कैसे बने, अब आप लोग भी तो एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो एक शिक्षक कैसे बन सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, ये नहीं कि आपको आपकी जॉब लग गई, आप पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हैं। तो एक शिक्षक अगर आपको उस पृष्ठभूमि में खड़ा होना है तो बच्चों को पढ़ाने से पहले शिक्षक एक अच्छी तरीके से पढ़े, व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए एक अच्छी पाठ योजना तैयार करें, फिर उद्देश्य गतिविधियों का मूल्यांकन योजना बनाएं। तो ये तमाम चीज़ें हम क्या करें, जब हम कक्ष में जाएंगे तो हमें अच्छी तरीके से किस तरीके से हमने व्यवहार करना है, हमें किस तरीके से पढ़ाना है, जो आज पढ़ा रहे हैं क्या हमने उस पाठ योजना को तैयार किया है या नहीं किया है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसकी गतिविधियां किस प्रकार, हम कौन कौन सी गतिविधियों का प्रयोग करें, हम उसका मूल्यांकन योजना हमारी क्या होनी चाहिए, हम उसका मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं, हमें पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, हम क्या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, क्या आपके डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, क्या चार्ट के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से, एक्सवाइजेड हम कहें शिक्षण सहायक सामग्री जितनी भी होती हैं, तो हम उन गतिविधियों का प्रयोग करके, और साथ ही मूल्यांकन का तरीका क्या हो सकता है, तो आपको मौखिक मूल्यांकन हो सकता है, आपके जो आपको टेस्ट ले सकते हैं, तो या फिर क्विज के माध्यम से अलग अलग जो होते हैं मूल्यांकन के वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक के पास कौन सा मूल्य होना चाहिए, शिक्षक के पास कौन सा मूल्य होना चाहिए, शिक्षक के पास निम्नलिखित मूल्य होना चाहिए, निष्पक्ष, जिम्मेदारी, सच्चाई, गरिमा और स्वतंत्र। ये एक शिक्षक की क्या है, महत्वपूर्ण ये पहचान है। एक शिक्षक क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसे ईमानदार होना, निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि भैया कि कोई किसी एक पक्ष पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या कहें उसके कोई रिश्तेदार है, या कहें उसी के बिरादरी का हो, अगर मान लीजिए कोई जोशी है जो जोशी को ही वो देख रहा है, अन्य बच्चों को वो नहीं देख रहा है, अन्य बच्चे नहीं, वो निष्पक्ष होकर वो क्या करे, भेदभाव के ऊपर, लिंग, ये हर चीज़ से उठकर वो क्या होना, निष्पक्ष होना चाहिए, वो न्यूट्रल रहना चाहिए, और जिम्मेदार होना चाहिए अपने प्रति, अपने पद के प्रति, और सच्चाई उसमें होनी चाहिए, और वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखे, और स्वतंत्र होना चाहिए, उसे किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। ये एक क्या है, शिक्षक है, मूल्यवान होना चाहिए। पहला शिक्षक कौन था, पहला शिक्षक कौन है, यहाँ पर हमने कहा कि सामान्यतः माँ को कहा जाता है, कि कहीं कहीं माता पिता दोनों को कहा जाता है। पहली शिक्षा क्या है, हमारा पहला शिक्षक के रूप में हम कहते हैं माता को कहा जाता है, कहीं कहीं आप कह सकते हो माता पिता भी दोनों है। वैसे तो माँ है होती है, माँ को प्रथम शिक्षिका क्यों कहा गया है, माँ को पहले गुरु के रूप में क्यों माना, माँ को प्रथम शिक्षक इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ या कहें माता या माँ के साथ घनिष्ठ प्रेम संबंध विकसित होता है। देखिए पिता के साथ उतना संबंध बच्चे का नहीं होता है जितना माँ का संबंध होता है। बेशक माँ के बिना बच्चा नहीं रह पाएगा, पिता के बिना बच्चा रह लेगा, तो माँ के बिना रहता है, बताइए।
नहीं। ज्यादा समय, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, माँ ने बच्चा पैदा करा और 9 महीने उसको कोख में रखा, उसकी हरकतें समझा, माँ की हर मूवमेंट को बच्चा समझता है, माँ की गंध समझता है। जब पैदा हो जाते हैं ना, अगर किसी अन्य के बच्चे के, अगर किसी अन्य औरत के गोद में अगर बच्चा जाता है तो उसकी गंध से पहचान लेता है ये मेरी माँ नहीं है। वो माँ की गंध को समझता है, वो माँ के हर मूवमेंट को समझता है। और पिता क्या होता है, अपने पिता क्या होता है, उस पुत्र को या उस पुत्री को लालन पालन करने में वो क्या करता है, अपनी पूरी जिद्दोजहद लगा देता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से एक क्या होता है, एक चिड़िया होती है ना, वो एक मादा चिड़िया होती है जो अपने अंडों को सेकती रहती है, और जो पिता, जो मादा पिता होता है वो क्या करता है, उस माता के लिए क्या करता है, अपने बच्चों के लिए दिन प्रतिदिन क्या करता है, वो घोंसले में क्या करता है, एक श्रमिक के रूप में कार्य करता है। अब वो पिता से ज्यादा अटैचमेंट कैसा होगा, पिता के साथ तो ज्यादा समय रहा ही नहीं ना। अब मान लीजिए आप लोग आए, आप अपने बच्चे से कब मिला, आप ऑफिस से आए, आपके बच्चों से 2 पल के लिए मिले, या वो फिर सोना या थक गए, कभी मूड खराब है, कहीं वो नहीं हुआ, तो बच्चा किसके पास रहा ज्यादा, माँ के पास रहा। तो इसी के लिए पर क्या है, माँ के प्रति उसका घनिष्ठ संबंध होता है। एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता होती है, एक अच्छे शिक्षक की जो विशेषता होती है, संप्रेषण कौशल और नेतृत्व शक्ति विशिष्ट विशेषता होती है। याद देखिएगा, बहुत दफे क्वेश्चन बना है। देखिए एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता होती है, वहां पर ये दिया जा सकता है कि वो निष्पक्ष हो, या ईमानदार हो, ये स्वतंत्र हो, या फिर वो सभी दिया जा सकता है। वो कहता है कि संप्रेषण कौशल उसमें विकसित हो, तो इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो आपको वहाँ पर ये पता होना चाहिए, एक शिक्षक की अच्छी क्वालिटी जो होती है वो संप्रेषण कौशल के साथ उसका नेतृत्व शक्ति विशिष्ट होनी चाहिए। संप्रेषण मतलब कि कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कि अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, कि मैं बच्चों के बीच संवाद कर पा रहा हूँ, बच्चे मेरी उस बात को समझ पा रहे हैं, तो ये इससे बेहतर शिक्षक कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब शिक्षक जिम्मेदारी होती है, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है क्या, जिम्मेदारी होती है, शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है, ये कहता है कि राष्ट्र के निर्माण हेतु क्या होता है, बालक को अच्छे प्रभावशाली सकारात्मक प्रयत्नों वाले गुणों की क्या है, शिक्षा को बढ़ावा दे। अगर देखिए शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, वो राष्ट्र या कहें वो विधाता का निर्माण होता है। हमने कहा ना कि प्रलय और निर्माण क्या है, दोनों किसके कोख में पलते हैं, शिक्षक के। तो ये शिक्षक किसने की, कहा था ये, चाणक्य ठीक ने। है। शिक्षक क्यों बनते हैं, अब आपसे ही मैं बात करूं, यहाँ पर एक शब्द आता है नीचे देखिए, शिक्षक क्यों बनते हैं, बताइए आप शिक्षक क्यों बनते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रखा है, एक क्वेश्चन दिया है, बताइए शिक्षक क्यों बनते हैं। समाज और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करने के लिए, उनकी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये शिक्षक हमारे भविष्य का निर्माण करता है, वो निर्माण करते हैं तथा अपने छात्रों की सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करते हैं। उनका छात्र समाज में, राष्ट्र में, संसार में नाम रोशन करे, जिससे कि आंतरिक खुशी संतुष्टि मिल सके। तो शिक्षक मैं इसलिए बनना चाहती हूँ, शिक्षक मैं इसलिए बनना चाहता हूँ। तो तुम्हारा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षक क्यों बनना चाहते हो, तो शिक्षक हमारे भविष्य का क्या करता है, शिक्षक जो होता है वो हमारे भविष्य का निर्माण करता है, और अपने छात्रों की सफलता के लिए क्या करता है, दिन रात क्या करता है, वो मेहनत करता है। कि वो सोचता है कि यार मेरा जो छात्र है वो समाज का निर्माण करे, राष्ट्र का निर्माण करे, संसार में वो मेरा नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन। अगर छात्र का नाम रोशन हो गया तो सोच लो शिक्षक का भी नाम रोशन होता है। और इससे ज़्यादा शिक्षक को चाहिए क्या, इससे आंतरिक खुशी या कहीं संतुष्टि क्या किसे प्राप्त होगी, शिक्षक को प्राप्त होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि शिक्षक, ये शिक्षा के सिद्धांत क्या है। अच्छे शिक्षक, ये शिक्षक के अच्छे शिक्षण हेतु शिक्षक को व्यक्तिगत पृष्ठभूमि या विधाओं पर या मद्देनजर रखते हुए ये किया जाता है। तो शिक्षक क्या है, शिक्षा क्या है, एक शिक्षा क्या हो सकती है, बता सकती है विद्या। जी सर। यहाँ पर एक शिक्षा क्या है, बता सकती है शिक्षा क्या है, यहाँ पर दिया है। शिक्षक शिक्षक नहीं सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब बताओ। समाज तथा राष्ट्र की शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तथा आज की आधुनिक बदलाव की भूमिका निर्वाह करने हेतु शिक्षकों को योग्यता एवं दक्षता को ग्रहण करने के लिए शिक्षित करती है। तो शिक्षक का मतलब क्या है, शिक्षक
की शिक्षा की बात करें, शिक्षक की शिक्षा की ऐसे शिक्षक को की बात करें जो समाज का निर्माण कर सकता है, राष्ट्र की गुणवत्ता को बनाए रख सकता है और आधुनिक जो बदलाव है उसकी भूमिका में अपनी वो निर्वाह कर सकता है और उसको योग्य और दक्षता वाला ग्रहण करना चाहिए। मुझे बता सकती है कि भारत की जो पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। ठीक है। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, बता सकती हैं? 3 जनवरी को 3 जनवरी थी। नहीं सर। इनका जन्मदिन है। ठीक। अब शिक्षक दिवस कब आता है? 5 सितंबर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो बेसिकली है यही पूछे जाते हैं। ओवरऑल जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो आपका यहाँ पर समाप्त होता है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद जो आता है कि ये हमने पढ़ लिया कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण कौशल किस तरीके से होता है। अब हमारे यहाँ पर आएगा कि शिक्षण किस प्रकार से होता है, कौशल क्या डेवलप होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो ये